हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ईएमटी की सीरीज में ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर रहा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कुछ एग्जाम्पल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कुछ एप्लाइड पोर्शंस भी, और साथ साथ ये कैसे भूमिका निभा रहा है हमारे लिए, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बदलाव हुए हैं इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स में, उन्हें डिस्कस करूँगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन जो इसका इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम जाने कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज सदा इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में मल्टीप्लाई नहीं एक्सरसाइज होता है। मीन्स किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ई हो सकता है चार्ज बॉडी के ऊपर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, या -e हो सकता है, -2e हो सकता है, -3e हो सकता है एंड सो ऑन। तो चार्ज बीच में नहीं आता, मीन्स 1.5 ही नहीं होगा, 2.5 ही नहीं होगा, इसके बीच में -2.5 ही नहीं होगा। इस तरीक़ा के चार्ज हमारे एग्जिस्ट नहीं है। तो चार्ज सदा इंटीजर फॉर्म में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सदा कैसा मिलेगा, इंटीजर मल्टीपल में मिलेगा, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास जो चार्जों की वैल्यू है, अगर मैथमेटिक्स में हम इसे बताने की कोशिश करें तो इसको हम देखते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में, तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होता है वो ±n ही होता है, और n यहाँ पे क्या होता है, n यहाँ पे जो होता है वो हमारा होता है n इंटीजर, n इंटीजर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स समझने का प्रयास करें। ऐसा भी नहीं है कि चार्ज जो है जीरो नहीं हो सकता, ऐसा भी संभव है, क्योंकि अगर कोई बॉडी है उस पर वो मिलकर बनी हुई है, कुछ पॉजिटिव चार्ज से कुछ नेगेटिव चार्ज से, तो हो सकता है उनका सम आपस में जीरो बन जाए। हमारे पास Q बराबर ±ne में हम एग्जाम्पल्स उठा के देखते हैं कि किस तरीक़ा से हम इसको वैल्यू पाते हैं। जैसे हमारा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का अगर हमें चार्ज बताना पड़े तो n की वैल्यू को हम क्या ले लें, 1 ले लें। तो n को जैसे ही 1 लेंगे प्रोटॉन हमारा बन जाएगा, उसका चार्ज हमारा Q बराबर +e होगा। प्रोटॉन के साथ साथ हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें कौन सा ले सकते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसा एग्जाम्पल है, इस पर चार्ज +e होता है, तो n बराबर 1 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे और पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो Q बराबर +e आएगी वैल्यू, n बराबर 1 रखते हैं और Q बराबर +e के 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो है हमारे पास में प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। मैं पीछे के लेक्चर में पॉजिट्रॉन के बारे में बता रहा था, ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, और डिस्कवरी किसने की थी, एंडरसन ने। और क्वांटम मैकेनिकली जो एक्सप्रेशंस दिया था पॉजिट्रॉन के लिए, जो एग्जिस्टेंस बताया था, वो ड्राक ने बताया था, पीएम ड्राक ने। तो इसके साथ जो नाम अटैच हैं, साथ साथ हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को ओबे करता है। समटाइम्स इट बिहेव्ड एज ए पार्टिकल और समटाइम इट बिहेव एज ए वेव। तो पार्टिकल का जो क्रेडिट है वो जाता है हमारा जे थॉमसन को, जिसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कहा, और इन्हीं के बेटे ने जो जीपी थॉमसन था, उसने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है। तो दोनों ही नोबेल लॉरेट्स हैं। तो पिता पुत्र की जोड़ी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला उनमें जीपी थॉमसन और जे थॉमसन। जीपी थॉमसन बेटा था जे थॉमसन का, और उसको नोबेल प्राइज़ मिला कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। और फादर को नोबेल प्राइज़ किस पर मिला, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर शो करने पर। तो दोनों ही नोबेल लॉरेट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट पेयर है, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, कभी आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी तरीक़ा से अगर हम हीलियम न्यूक्लियस पर जाएं, हीलियम न्यूक्लियस में क्या करेंगे, तो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हीलियम न्यूक्लियस 2He4 होता है, और 2He4 में क्या करें, बाहर की और आउटर ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो न्यूक्लियस रह जाएगा। हम सब एक चीज़ जानते हैं, जो नहीं जानते वो जानें कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो इस तरीक़ा से होता है, सेंटर में न्यूक्लियस एटम के में, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनकी आउटर ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन।
इसकी दो थ्योरी हैं। कैसी थ्योरी हैं कि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैसी ऑर्बिटों में घूमते हैं, बोर ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, और सोमरफेल्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिटों में घूमते हैं। तो अब लेटेस्ट थ्योरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्किल में भी घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। मॉर्गन प्रॉस्पेक्ट्स अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है, कहीं डिस्कस होता है, तो क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन सर्किल ऑर्बिट में भी घूमते हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमते हैं। अब लेटेस्ट जो थ्योरी है, तो यहाँ हीलियम न्यूक्लियस अगर लें हम, तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, पहली ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, इनको हटा देंगे तो हीलियम न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अब चार्ज किस पे रह जाएगा? केवल हम सब जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस को दिखाते हैं 284 से, तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी और न्यूट्रॉन कितने होंगे? वो भी 2 होंगे। तो यहाँ पे 2 ही न्यूट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, तो ये चार्ज 0 हो गया इसका। अब प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा 2। यहाँ ये दोनों ये हटा दिए हैं। हटाने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया, तभी तो हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, नहीं तो हीलियम एटम हो जाएगा। हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस में क्या अंतर है? अगर हम हीलियम की बाहर की ऑर्बिट में जो वैलेंस ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इन्हें यहाँ से बाहर कर लें किसी भी तरीक़ा से, तो ये हमारा हीलियम न्यूक्लियस रह जाएगा। तो हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा बच्चों? +2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो चार्ज 2 ही हो जाएगा। गैचअप कर पा रहे हो? ऐसे ही हमारे पास हीलियम के आगे कौन सा न्यूक्लियस होगा? लिथियम। लिथियम नहीं जानते? लिथियम न्यूक्लियस। लिथियम न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा? लिथियम का होता 37। ऐसे तो दिखाते हैं। तो Z तो 3 हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 7 - 3 4। तो इसमें 4 तो हो जाएंगे न्यूट्रॉन और 3 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसका? 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे? 3। गैचअप कर रहे हैं ना मेरी बात? तो क्या हुआ? अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो प्रोटॉन पे चार्ज +E है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज +E है, उसके बाद हीलियम न्यूक्लियस पे 2E है, लिथियम न्यूक्लियस पे कितना है? +3। बेरिलियम न्यूक्लियस पे कितना हो जाएगा? 4E। तो ये सब चार्ज मिलते जा रहे हैं पॉजिटिव में, E 2E 3 4E। ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4 के बाद हमारा 5 का केस होगा, वो कौन सा कहलाता है? हाँ जी, Z = 5 किसके लिए होता है? B बोरॉन। तो वहाँ पे अगर हमने बाहर की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और बोरॉन का न्यूक्लियस छोड़ दिया तो उस पर चार्ज +5 ही होगा। तो n की वैल्यू आती जा रही है ना, E 2E 3 4E। और अगर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस ले लें तो हाइड्रोजन से हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे जो वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ चार्ज कितना हो जाएगा? +E हो जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। तो ये हम चार्ज निकाल पा रहे हैं, ये प्लस वाले हैं। अब देखें कि इसका डिस्क्रिप्शन कैसे समझाएं। ये Q = ±NE को लाएं कैसे, पिक्चर में कैसे लेकर आएँ, कि ये एक्सप्रेशंस कैसे आता है। तो एक सिंपल थ्योरी, सिंपल जो एक्सप्रेशंस है उसका डिस्क्रिप्शन समझें, इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी समझें, किस तरीक़ा से हम लेकर चलें। कि अगर हम एटम की बात करें, एटम, तो एटम जो मिलकर बना है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से पार्टिकल हैं? सबसे पहले लिखेंगे न्यूक्लियस। एटम किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियस प्लस, हाँ जी, कोई जानते हो? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। एटम किसका पार्ट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये, अगर हम न्यूक्लियस को भी ले लें और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उनको भी ले लें तो हमारा पूरा का पूरा एटम बन जाएगा। गेटअप कर पाई मेरी बात? नहीं कर पाई। एटम हमारा फॉर्मेशन कैसा होता है कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज न्यूट्रॉन, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इट इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन से। तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स में हम क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स में हम देखें कि न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज।
और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? E। अगर हम कहें कि किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन कितने हैं, मान लो कितनी संख्या हम लेके चल रहे हैं, प्रोटॉन मान लो हमारे हैं N1। कितने प्रोटॉन्स हैं किसी न्यूक्लियस में? N1 हैं। न्यूट्रॉन कितने भी हों उनका चार्ज कुछ आएगा ही नहीं, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसकी वजह से? चार्ज ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स। कितना लोगे बच्चों? N1 इंटू प्लस ई, प्लस ई से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, प्लस मत लगाओ कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दो N1 इंटू ई। अभी यह प्लस में है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, तो चार्ज कितना बन गया? N1e। सपोज किया मैंने मान लिया न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो मान ली हमने N3 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ड्यू टू दीज न्यूट्रॉन कैसे लोगे बच्चों? N3 इंटू 0 बराबर 0। ये तो करोगे क्योंकि चार्ज इसका होता नहीं, तो N3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 से, तो 0 आ गया। और चार्ज यहाँ पे हमने प्रोटॉन को N1 ले लिया और न्यूट्रॉन को कितना ले लिया? N3, और इलेक्ट्रॉन को N2 ले लो। चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों? N2 इंटू माइनस ई। देखो फिर से समझो, N2 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई, तो इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कितना हो गया? N2 इंटू माइनस ई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने? N3, चार्ज कितना हो गया? 0, क्योंकि एक पे 0 होता है तो सब पे मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? N1 प्रोटॉन्स हैं, तो N1 इंटू ई चार्ज है। अब नेट चार्ज कैसे निकालोगे? Q बराबर Q ड्यू टू प्रोटॉन प्लस Q ड्यू टू न्यूट्रॉन प्लस Q ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पूरा का पूरा एटम किससे मिलकर बना है? ये इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो नेट चार्ज हम कैसे करते हैं? मैं पीछे के लेक्चर में भी आपको बता रहा था, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी को ओबे करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी को। तो चार्ज हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, तो हम क्या करें? नेट चार्ज कैसे निकालें? तीनों को हम आपस में ऐड कर दें। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज कितना है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कितना आ रहा है बच्चों? N1 इंटू ई। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? N2 इंटू माइनस ई। नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे, माइनस इसलिए लिया है, -1.6 हुआ 10 की पावर 19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये साइंटिस्ट को ऑनर दिया कूलम को। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में और चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q हमारा कैलकुलेट हो गया N1e प्लस 0 प्लस N2 इंटू माइनस ई। अब देखें यहाँ से, इसे बच्चों क्या लिख दोगे? N1 माइनस N2 इंटू ई। बात नहीं समझ पाए? क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई? N1 माइनस N2 इंटू ई, और ये इंटीजर है। N1 कैसा है? कैसी क्वांटिटी है? इंटीजर। और N2 कैसा ही क्वांटिटी है? इंटीजर। तो अगर हमारा N1 N2 से बड़ा है और इन दोनों दो इंटीजरों का अंतर भी इंटीजर होता है, आप सब किससे वाकिफ हो?
कि अगर दो इंटीजर हैं उनको ऐड करते हैं तो इंटीजर आता है और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इंटीजर आता है। तो n1 माइनस n2 की जो वैल्यू है उसको हम प्लस माइनस n कर दें। n1 माइनस n2 को कितना ले लें बच्चों? प्लस माइनस n। प्लस n कब ले लें बताएं? प्लस n कब लेंगे? जब n1 बड़ा है n2 से। अगर n1 किससे बड़ा है? n2 से, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। अब n है पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर उल्टा हो गया, अगर n2 हमारा बड़ा हो गया n1 से तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये Q0 आ जाएगा। अगर हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटीज है 0 की। कब? जब n1 n2 के बराबर हो। और क्या देखते हो? अब यहाँ पे आपके पास तीन कंसेप्ट आएंगे, तीनों कंसेप्टों को समझने का प्रयास करो। एटम होल न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि n1 बराबर n2 होता है। एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि एटम में n1 बराबर n2 होता है। जितने एटम हम लेंगे तो जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बाहर ऑर्बिटों में। तो जब उनकी दोनों की संख्या की वैल्यू सेम हो गई तो Q0 हो गया। तो Q हमारा क्या आ गया? 0। अब हमारे लिए दो कंसेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि एटम पे चार्ज नहीं है। एटम पे चार्ज तो है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का हम एडिशन करते हैं तो जुड़ कर 0 आ रहा है। 0 चार्ज का मतलब ये नहीं है कि एटम के ऊपर चार्ज नहीं है। एटम पे चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। जो प्रोटॉन पर चार्ज है उसके कारण कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ले और इन दोनों का सम, प्रोटॉन पे जितना चार्ज पॉजिटिव का है इतना ही ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज कैसा बन गया? न्यूट्रल बन गया। तो एटम को न्यूट्रल मानने के बाद में क्या ना सोचें, कभी भी ये बात ना सोचें कि एटम के ऊपर चार्ज नहीं है। एटम पे चार्ज तो है। Q0 होने का मतलब, यहाँ पे Q0 होने का मतलब ये नहीं है चार्ज नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि समेशन Q0 आया, चार्ज का एडिशन 0 आया। जो हमारा प्रोटॉन पर चार्ज था उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, तो उन दोनों का सम ऐड होकर क्या बन गया? 0 बन गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कंपटीशंस में पूछा जाता है, मैं देखता हूँ आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास एक एटम है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीक़ा से, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया +Q। क्या किया? पॉजिटिव +Q चार्ज रख दिया। अब वो पूछता है कि बताएं कि जो हमारा ये एटम में और +Q में जो फोर्स होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कोई क्लास में बता सकता है? ये पूरा एटम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, और इसके पास पॉजिटिव Q चार्ज रख दिया थोड़ी दूरी पे। अब हमसे पूछता है कि बताएं इन दोनों के बीच फोर्स की नेचर कैसी है? क्यों? कोई बताए क्लास में? एनीबॉडी एल्स? हाँ जी बताएं, आंसर बताएं। मैं आंसर भी सुनना चाहता हूँ और ये भी सुनना चाहता हूँ कि इसका आंसर जो भी आप बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं। दोनों चीज़ें चाहिए मुझे तो, बोथ थिंग्स। हाँ जी, और कोई? इसका आंसर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है। इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। मैं
ब्रीफ आइडिया तो मैं दे रहा हूँ, कभी डिटेल डिस्कशन अभी क्योंकि जब इंडक्शन पढ़ाऊँगा तब डिस्कस करूँगा, लेकिन एक छोटा आइडिया तो मैं देने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको तुम समझो। जो हमारे यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी सेंटर पर। कब तक? जब तक ये चार्ज नहीं था। जैसे ये चार्ज आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज हैं, ये हल्के हैं। हल्के हैं तो क्या होगा, इन पॉजिटिव चार्ज के कारण और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा कूलम्ब फोर्स के कारण, और अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, वो खिंचे चले आएंगे किधर की तरफ को, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ को, अट्रैक्टिव के कारण। तो उस नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, इधर की तरफ। और जो प्रोटॉन इसमें हैं न्यूक्लियस में, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर को शिफ्ट होगा, रिपल्सन होगा इधर की तरफ को। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर को शिफ्ट हो गई और पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो गई, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। एक -q इधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों हो गई, इलेक्ट्रॉन हल्का है ना, तो हल्के के कारण वो ज़्यादा खिंच जाएगा। सेम फोर्स लगने पे B प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर लगा जाए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचेगा। क्यों? एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा उसमें। A = F/m करोगे तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, तो एक्सेलेरेट होने का मतलब क्या हुआ, उधर की तरफ को ज़्यादा जाएगा। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा चलेगी और ये थोड़ा सा इधर को शिफ्ट होगी क्योंकि प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो प्रोटॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर को शिफ्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की इधर को हो जाएगी, तो एक डाइपोल बन जाएगा। तो फिर फोर्स कैसा लगेंगे, एक +q और -q के बीच में अट्रैक्शन, और +q और +q में रिपल्सन, और +q हो गए ज़्यादा दूर, +q और -q हो गए नज़दीक। तो +q और -q नज़दीक होने से क्या हुआ, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, +q का रिपल्सन कम रह गया, तो ओवरऑल अट्रैक्शन हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशंस में और इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी बना लो और थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लो। जो अभी मैं फिजिक्स बता रहा था इसको मेंशन रखो अपनी कॉपी में, कहीं ना कहीं कंसेप्ट काम आते हैं, और कंसेप्टों पे ही पूरी फिजिक्स हमारी चल रही होती है, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास में जो वैल्यूज है उसमें क्या देख रहे थे कि n1 = n2 होते हैं, Q 0 हो जाएगा। n1 जब n2 से बड़ा होगा तो हमारा +n ये हो जाएगा, जब चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा। जब n2 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, n1 हमारा कम रह जाएगा, तो Q हमारा नेगेटिव होगा। वो हमारे कंसेप्ट हम किस में देख सकते हैं, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। जैसे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें, क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें। कौन सा कंसेप्ट लगता है उसमें, कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे हटाया जाता है। एक बार होता है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को और उस स्टेट से जहाँ वो है वहाँ से इन्फिनिटी में ले जाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका फर्स्ट IP कहलाता है। दूसरे को निकालने के लिए जितनी चाहिए वो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड को निकालने के लिए वो। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यही तो होता है कंसेप्ट, IP कहते हैं उसे, कितना वोल्ट हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। तो सपोज किया तुमने एटम में से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, एटम न्यूट्रल था और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब चार्ज प्लस ही हो जाएगा उस पर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, नेगेटिव चार्ज कम हो गया और प्रोटॉन उतने ही है नाभिक में, तो एक इलेक्ट्रॉन के हटाते हैं उस पर चार्ज प्लस ही हो जाएगा एटम पर। दो हटा दिए तो कितना हो जाएगा, +2 ही। और पॉजिटिव आयन क्यों हो जाएगा वो, क्योंकि उस पर चार्ज पॉजिटिव होता जा रहा है। और नेगेटिव आयन कैसा करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सेलों में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। वहाँ पे वर्क्स यूज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब वो इन्फिनिटी से उस सेल में ला के इलेक्ट्रॉन रखा जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किस ऑर्डर की होती हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताना। इनके ऑर्डर क्या होते हैं, IP के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। किस ऑर्डर की होती हैं, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हमारा कितना होता है, सदा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की ही हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहलाती है? इनफाइनाइट से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को लाने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती हैं। और एटम की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी किस ऑर्डर का होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम की एनर्जियों का ऑर्डर किस ऑर्डर का होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूक्लियस की ऑर्डर का एमई। तो याद रखें, जो हमारा एटम की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसका ऑर्डर भी कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है एटम स्टेबिलिटी। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को सीखो। कभी भी किसी को अगर हमें नेगेटिवली चार्ज करना है तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम प्रोटॉनों को निकाल लें। हम सदा इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस, जब भी हम एटम को चार्ज करना होता है तो कभी भी न्यूक्लियस से पार्ट प्ले नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉनों को हटाना भारी होता है। एमईवी के ऑर्डर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनों को लाना और ले जाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस ऑर्डर की है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर किसी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉनों को दे दो, वो नेगेटिव आयन बन जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों को निकाल लो तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया, चार्ज +2e हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो -2e हो जाएगा। क्यों? पहले एटम न्यूट्रल था, अब 2 इलेक्ट्रॉनों का ही चार्ज जो तुमने दिए हैं इन्फिनिटी से लाने के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू, उतनी है, उस पर, उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। 1 दिया है तो -e चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले आए हो तो -2 होगा, 3 ले आए हो तो -3 होगा। तो ये चार्ज आते चले जाएंगे, -e, -2e, -3। आ रहा नहीं क्वांटाइजेशन समझ? तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को के कंसेप्ट को समझ लो। पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं बाहर की ऑर्बिट से, तो पॉजिटिव आयन हो जाता है, जिसे हम हिंदी में धनात्मक आयन कहते हैं। और नेगेटिव आयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो सिस्टम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पहले न्यूट्रल था, जब तक तुमने कुछ भी नहीं दिया है, ना तो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो ना निकाल रहे हो, उस समय पे क्या हो रहा है? नेट चार्ज 0 है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है, ये मत कहना कि एटम चार्जलेस है। चार्ज 0 होने का मतलब चार्जलेस नहीं है, बार बार समझा रहा हूँ। चार्ज का मतलब है कि सम ऑफ चार्ज 0 हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम। और एक बात तो मैं ये समझा रहा हूँ कि एटम न्यूट्रल होने के बाद भी अगर हम +q चार्ज पास में ले आएँ तो कभी भी जवाब ये ना दें कि न्यूट्रल है तो फिर जो हमारा फोर्स है वो 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन +q की तरफ खींचे चले आएंगे, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी +q की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और प्रोटॉन रिपेल हो जाएंगे, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी रिपल्सन के कारण। तो एक फोर्स इधर को लगेगा, एक अट्रैक्ट का लगेगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नज़दीक है इस q के, r हमारा कम है, यहाँ से ये ज़्यादा दूर है। तो ये हमारा डायपोल तो बन गया, डायपोल की तरह बिहेव करेगा सिस्टम। क्यों? अगर 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाएं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो बात समझ आई नहीं आई? 4-5 बातें जो यहाँ पर तुम्हें सीखनी थी वो ये थी कि Q बराबर ±ne का मतलब है कि चार्ज सदा किस फॉर्म में होगा। देखो, कितने भी हम एलिमेंट्रिकल पार्टिकल ले लें, जितने भी हमारे एलिमेंट्रिकल पार्टिकल हैं, वो हमारे सदा इस लॉ को पालन करते हैं। अब मैं इस लॉ की लिमिटेशन समझाऊंगा कि इस लॉ में क्या लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस है क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल क्या कहता है? क्वार्क मॉडल ये कहता है कि जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से मिलकर बने हैं।
किससे मिलकर बने हुए हैं? क्वार्क से। तो क्वार्क का कंसेप्ट इसमें कोशिश करते हैं समझाने की। कोई और क्वेश्चन हो किसी के माइंड में तो ज़रूर पूछ लो। क्वार्क्स जो है वो 3 तरीका के हम लेकर चलते हैं। एक होता है हमारा अप क्वार्क, एक होता है इन जनरल डाउन क्वार्क, एक होता है हमारा स्ट्रेंज क्वार्क। यू डी और एस। यू फॉर अप, डी फॉर डाउन और एस फॉर स्ट्रेंज। इन्हें दिखाते हैं सिंबल से। अब क्वार्क को दिखाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण वीडियो मैंने क्वार्क्स पे अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब के लेक्चर में। न्यूक्लियर फिजिक्स में मेरे क्वार्क पे कुछ वीडियो हैं, पहले ही मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो कि क्वार्क कैसे काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा आइडिया यहाँ दे रहा हूँ और इसे जोड़ता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बदलाव हो रहा है अगर हम इसको लें, क्वार्क मॉडल को सक्सेसफुल मानें। क्वार्क मॉडल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन अभी इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें नहीं मिले हैं, तो अभी भी हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ढूंढ रहे हैं क्वार्क मॉडल का। क्वार्क हमारा जो है फ्रैक्शनल चार्ज के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। जो हमारा अप क्वार्क है उस पर चार्ज होता है हमारा 2/3, डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -e/3 और स्ट्रेंज क्वार्क पर चार्ज होता है -e/3। और क्या कहा जाता है कि प्रोटॉन जो मिलकर बना है वो UUD से मिलकर बना है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन से, और न्यूट्रॉन जो हमारा बना है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो क्वार्क मॉडल क्या कहता है? क्वार्क मॉडल कहता है कि जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो खुद में पार्टिकल नहीं है, रेदर देन वो कुछ पर्टिकुलर और पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बने हैं। उन पार्टिकलों का नाम क्या कहा गया है? क्वार्क्स। मैं आज इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा क्वार्क्स की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, लेकिन मैंने कुछ वीडियो में पहले डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं या इंतजार करें, कभी मैं डिस्कस करूँगा इसे, न्यूक्लियर फिजिक्स का डिस्कशन करूँगा। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से हम देखें कि अब क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज 2e/3 बन रहा है। यहाँ पे चार्ज जो n इंटीजर था, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन लें और n की वैल्यू को 2/3 लें, तब ये q बराबर 2/3 आएगा। और n जो है वो इंटीजर है, तो उसे 2/3 ले नहीं सकते। तो अगर हमें इसको अगर क्वार्क हमारा एग्जिस्ट कर गए और एक्सपेरिमेंटल हमें प्रूफ मिल गए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ेगा कि E जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा E/3 से। किससे रिप्लेस हो जाएगा? E/3 से। तो जब हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q की वैल्यू क्या बन जाएगी? ±n E/3 हो जाएगा। अब n की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ जो कि इंटीजर है, तो चार्ज हमारा 2/3 आ जाएगा, प्लस साइन ले लूँ तो अब क्वार्क का चार्ज मिल जाएगा। माइनस साइन ले लूँ और n को 1 ले लूँ तो डाउन क्वार्क बन जाएगा, -e/3 चार्ज होगा उसके ऊपर। और अगर n की वैल्यू को मैं 1 ले लूँ और माइनस यहाँ साइन लूँ तो -e/3 होगा, वो स्ट्रेंज क्वार्क बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ गए, तो उस समय पे फ्रैक्शनल चार्ज तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन फ्रैक्शनल चार्ज को और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हम आपस में लिंक्ड करेंगे तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तब भी एग्जिस्ट करेगा, केवल और केवल E में बदलाव हो जाएगा। और E किससे बदल जाएगा? E/3 से। E/3 जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो n की वैल्यू को 2 ले लेंगे तो ये मिल जाएगा, माइनस साइन ले लेंगे, n की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो डाउन क्वार्क बन जाएगा, और माइनस साइन ले लेंगे, n की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो स्ट्रेंज क्वार्क बन जाएगा। तो क्वांटाइजेशन फिर भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है क्वार्क मॉडल के बाद भी सक्सेसफुली रहेगा, लेकिन हमारा E किससे रिप्लेस हो जाएगा? E/3 से। तो ये इसके ऊपर हमारा क्वार्क मॉडल जो है वो इसकी लिमिटेशंस को बताता है और बता रहा है, लेकिन फिर भी ये भी बता रहा है कि अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्वार्क मॉडल के मिले और क्वार्क हमारा प्रूव हो गया कि क्वार्क एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब भी इसका एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगा,
केवल हमारा ई किससे रिप्लेस हो जाएगा, E/3 से। गेटअप कर गए मेरी बात। और यहाँ पे अगर हम UUD में देखें, चार्ज की बात करें, तो यहाँ से हम देखेंगे 2/3 + 2/3 - E/3, ये चार्ज E हो गया। तो प्रोटॉन पर प्लस E चार्ज तो होता है, तो 2 अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से प्रोटॉन मिलकर बनेगा। और U जो है अप क्वार्क 2/3 ये ले लें और dd की वैल्यू ले लें -E/3 E/3, तो वो चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल चार्ज का हो जाएगा और ये प्लस E चार्ज का हो जाएगा। तो 2 अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से क्वार्क मॉडल के हिसाब से प्रोटॉन मिलकर बना होता है, और 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्कों से हमारा न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, जो मैं इसे डिस्कस कर रहा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमारे पास जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पे अभी अक्षरश पालन हो रहा है। कोई सिस्टम्स ऐसा नहीं है जहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना ओबे हो रहा हो। लेकिन अगर हमारा क्वार्क एग्जिस्ट कर गया, क्वार्क के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बन गए, तब भी ये बना रहेगा। ई केवल E/3 से रिप्लेस होगा और ये बाकी के जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे सच बने रहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। साथ साथ इसमें मैं समीक्षा कर दूं कुछ 2-3-4 मिनट में, क्या इस लेक्चर में तुम्हें सीखना था कि जो हमारा एटम है वो भले ही न्यूट्रल हो, लेकिन आप ये जानें कि वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और साथ साथ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होने के कारण Q 0 होता है, और उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो चार्ज लेस होता है, और अगर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में समान हैं तो Q की वैल्यू 0 आती है। अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तब उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन कम रहते हैं, तो तब हमारा चार्ज नेगेटिव हो जाता है, तब उसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं। और जब दोनों बराबर होते हैं तब वो न्यूट्रल होता है और एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। साथ साथ ये भी बता दिया है मैंने कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमारा ये क्वार्क मॉडल जो सक्सेसफुल हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। तो ये सब चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपके कंसेप्टों को इनरिच करने में मदद करेगा, और बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेक्चर्स था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।